अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं गज़ल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। A very warm welcome and very warm good morning to all of you। और आज के इस मॉर्निंग में हम बहुत कुछ आपके साथ डिस्कस करने वाले, स्पेशली जो इंटेंस वेदर है इसके हवाले से हम आपको बताएंगे। और फिर बहुत सारे मुल्क में इस तरह के काम हो रहे हैं जो कि हम गाय बगाए रिपोर्ट तो करते रहते हैं लेकिन उनमें कमी नहीं आ रही, तो इस हवाले से भी हम आगे जाके आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज़ के साथ। ख़वातीन व ज़ात एक बड़ी स्टोरी है, इसके हवाले से आपने एक साल पहले तो सुना होगा, लेकिन अब इसको कौमी एयरलाइन कहते हुए भी थोड़ा सा झिझकता हूँ मैं, क्योंकि अब कौमी एयरलाइन उस तरह से नहीं रही। सो कौमी एयरलाइन PIA की मलकियत की बाज़ाब्ता तौर पर नए मालिकान को मुंतकिल कर दी गई है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम के ज़ेली इदारे PIA इक्विटी लिमिटेड ने कल से एयरलाइन का इंतज़ामी कंट्रोल संभाल लिया है। PIA कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिवीजन की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक PIA की निजकारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हो गया है। नई इंतज़ामिया ने पीर 29 जून 2026 से एयरलाइन का इंतज़ाम संभाल लिया है। PIA इक्विटी लिमिटेड 180 अरब रुपए में PIA की मलकियत हासिल की है, जिसमें 55 अरब हुकूमत पाकिस्तान को हासिल होंगे, जबकि 125 अरब रुपए की PIA में सरमायाकारी की जाएगी। नई सरमायाकारी एयरलाइन में ऑपरेशनल इस्लाहात, फ़ज़ाई बेड़े को जदीद बनाने, नए रूट्स के आगाज़, इदारे को डिजिटल खतूत पर उस्तवार करने और प्रोडक्ट के मयार को बेहतर बनाने पर खर्च होंगे। इस मौके पर चेयरमैन PIA इक्विटी लिमिटेड ने कहा कि हम PIA के दरख्शां वर्से का एहतराम करते हैं। इसे एक जदीद आलमी मयार की एयरलाइन बनाएंगे। एविएशन ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अनवर अली हैदर PIA इक्विटी लिमिटेड के पहले चेयरमैन बनाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा है कि PIA की निजकारी के मुआहदे की पहली माली तकमील कामयाबी से मुकम्मल हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के माशी इस्लाहात के सफ़र में एक और माइलस्टोन हमने अबूर किया है और सरमायाकारों का एतमाद पाकिस्तान पर मजीद मुस्तहकम होगा। चलें जी, अब ये जो मईशत की दुरुस्तगी के दावे हैं ये हमें ग्राउंड रियलिटीज़ पर भी नज़र आ जाएं तो क्या ही बात हो जाए। हर बंदा जो परेशान है वो परेशानी भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर मैं इस बात को अब रिलेट करूं दूसरी चीज़ों से तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। ऐसे तो फिर वक्त कम पड़ जाएगा। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं तो रिटेलर्स को भी करनी चाहिए। लेकिन कल हम सुन रहे थे जो वज़ीर पेट्रोलियम है वो तो कह रहे थे जितना हम रिलीफ दे सकते हैं उतना हमने दे दिया है। तो एक तरफ मईशत की ज़्यादा की तवक्को ना करें। एक तरफ मईशत की दुरुस्तगी के दावे हैं, फिर PIA भी आप देख लें, इस तरह के दीगर और कई सारे इदारे हैं, और दूसरी तरफ जो गरीब आदमी पिस रहा है वो भी आप देख लें। हर चीज़ आपके सामने ही है। खैर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के माया नाज ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी अरसलान ऐश ने एक बार फिर आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए एवोल्यूशन चैम्पियनशिप सीरीज़ 2026 में टेकन 8 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। लॉस वेगास कन्वेंशन सेंटर में खेले गए फाइनल में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अरसलान ऐश ने जनूबी कोरिया के रेंग चोको सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-3 से शिकस्त देकर चैंपियनशिप जीत ली है। इस कामयाबी के बाद अरसलान ने मुसलसल चौथी बार लॉस वेगास में एवोल्यूशन चैंपियनशिप जो चैंपियन है वो बनने का एजाज़ हासिल कर लिया है, जबकि मजमूई तौर पर उनके आप देखें कि ईवो टाइटल्स की तादाद अब 8 हो गई है, जो टूर्नामेंट की तारीख में किसी भी खिलाड़ी की सबसे ज़्यादा फतुहात में से हैं। और ईवो इंतज़ामिया ने भी अपने सरकारी बयान में अरसलान की तारीखी कामयाबी को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी ने मुसलसल चौथी बार लॉस वेगास में टाइटल जीत कर मजमूई तौर पर 8वां एजाज़ अपने नाम कर लिया है। और अरसलान ने पहली बार 2019 में जापान में टेकन 7 का आलमी टाइटल जीत कर बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया था। उसके बाद उन्होंने अमेरिका और जापान में होने वाले मुतअद्दिद बड़े ई स्पोर्ट्स मुकाबलों में कामयाबियां हासिल की थी। उन्हें 2019 में दुनिया के बेहतरीन ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी का एजाज़ भी दिया गया, जबकि गुज़श्ता कई बरसों से वो आलमी जो फाइटिंग गेम्स हैं उसके मैदान में अपनी शानदार कारकर्दगी के बायस सफ़े अव्वल के खिलाड़ी भी समझे जाते हैं। एग्जैक्टली हमारे इस प्लेटफॉर्म से वैसे तो पाकिस्तान पूरा खुश है, लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म से एक बार फिर मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं अरसलान ऐश को, और ये पाकिस्तान की पहचान है। स्पेशली अगर ई स्पोर्ट्स की बात की जाए तो 2019 में जिस तरह से इन्होंने टेकन 7 जीता था, अब टेकन 8 की बात की है गज़ल ने, सो इनकी कामयाबियाँ बढ़ती चली जा रही हैं और ये ई स्पोर्ट्स में अपना जो झंडा है उसको गाड़ चुके हैं और पूरी
दुनिया इनको रिकग्नाइज कर रही है। अनफॉर्चुनेटली पिछले दिनों मैंने खबर ये सुनी थी, शायद ये पाकिस्तान से बाहर अब जाने का सोच रहे हैं या चले गए, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में भी जब तक ये थे ये काफ़ी बड़े इवेंट्स जीतते रहे और पाकिस्तान का नाम इसी तरह से बुलंद करते रहे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये इसी तरह बड़ी बड़ी गेम्स जीतते रहेंगे। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपको मेरा ख्याल है कि ये सबके करीबी एक स्टोरी है, क्योंकि हर घर की कहानी है, हर मोबाइल की कहानी है, हर यूज़र की कहानी है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जो कि व्हाट्सएप है, उसने सारिफिन की प्राइवेसी बेहतर बनाने के लिए एक नया यूज़र नेम फीचर मुतारिफ कराने का ऐलान किया है, जिसके ज़रिए लोग अपना फ़ोन नंबर ज़ाहिर किए बगैर एक दूसरे से रब्ता कर सकेंगे। कंपनी के मुताबिक ये फीचर आइंदा चंद माह के दौरान मरहलावार दुनिया भर में व्हाट्सएप के तकरीबन 3 अरब सारिफिन के लिए दस्तयाब होगा। फिर से सारिफिन ऐप के ज़रिए अपना मुनफरिद यूज़र नेम महफूज कर सकेंगे, ताहम यूज़र नेम रखना लाजमी नहीं होगा। इस फीचर के फ़ाल होने के बाद सार्फिन सिर्फ यूज़र नेम का तबादला करके एक दूसरे से चैट कर सकेंगे, जबकि नापसंदीदा पैगामात भेजने वालों को भी ब्लॉक या रिपोर्ट किया जा सकेगा। व्हाट्सएप के मुताबिक यूज़र नेम ज़्यादा से ज़्यादा 35 हरूफ पर मुश्तमिल होगा। सार्फिन किसी भी वक्त अपना यूज़र नेम तब्दील या फिर उसको ख़त्म कर सकते हैं। कंपनी ने यह भी वाज़ेह किया कि मारूफ शख्सियात और आला सरकारी ओहदेदारान के नाम आम सारिफिन के लिए दस्तयाब नहीं होंगे, ताकि जालसाजी और धोखाधड़ी से बचा जा सके। मेटा की जानिब से भी इस तरह के बयान आए हैं और उनकी मलकियत में व्हाट्सएप की ने ये एक नया फीचर सारिफिन की प्राइवेसी में इजाफे की जानिब सामने लाया है, और ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फीचर है। बिल्कुल जी, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है और बहुत सारे लोगों के मोबाइल फ़ोन में अब ये फीचर आ भी चुका है। मैंने चेक नहीं किया क्योंकि इस वक्त मेरे पास मैंने अपना एयरप्लेन मोड पर लगाया हुआ है फ़ोन, तो इस वजह से मेरे पास अभी नेट की एक्सेस नहीं है, वरना मैं आफ्टर प्रोग्राम या फिर ब्रेक में लाजमी चेक करूंगी कि मेरे पास ये फीचर आया है या फिर नहीं। आप भी चेक कीजिएगा। लेकिन ऊपर से मुझे बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों के फ़ोन्स में ये अब आ भी चुका है। लेकिन ये अगर आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना फ़ोन नंबर ज़ाहिर किए बगैर बातचीत भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त फीचर है, क्योंकि आपको पता है अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, डिजिटल दौर में जाते जा रहे हैं, तो प्राइवेसी के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हैकिंग के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इंसान को पता ही नहीं होता कि क्या कुछ हो जाता है बैठे बिठाए, और फिर जब हो जाता है तो आपको पता चलता है कि वाकई ये आपकी तरफ से हुआ है या आपके साथ हो गया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। इंस्टाग्राम देख लें आप, फेसबुक देख लें, व्हाट्सएप देख लें, तो ये अब मेटा ने बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं जो कि हमारे अपने लिए बहुत बेहतरीन। आया आपके फ़ोन में? अच्छा, ये अभी मुझे ऊपर से बताया जा रहा है कि हमाद के पास, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनके पास रात को नोटिफिकेशन आ चुका है, और इसमें होगा ये कि अब हमें अपना नंबर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा ये नंबर है, उस नंबर पे आप करें। आपका एक यूज़र नेम होगा, जिस तरह से hamad.ul.ha मतलब हमादुल हक को इस तरह से कर लें, या फिर हसनैन डॉट लियाकत, या फिर हसनैन लियाकत के साथ कुछ आप लगा लेंगे। तो उसके साथ ही जिस तरह से ये जो हमाद है, इनका रिज़र्व हुआ जी, यूर रिजर्व्ड इज hamad.haq, वही उन्होंने यूएल बीच में से निकाल दिया। एंड व्हेन यूजर नेम बिकम्स अवेलेबल यू कैन शेयर योर यूजर नेम इंस्टेड ऑफ योर फ़ोन नंबर। ठीक है जी हमारा साहब, ये तो आपने बता दिया, अब ये भी बता दीजिए कि कहाँ से होता है, ताकि हम एग्जैक्टली नहीं, ये नोटिफिकेशन आपके पास खुद आ जाएगा। अच्छा, खुद आएगा नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे जब भी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है तो वो आपको ऑलरेडी खुद से नोटिफिकेशन दे देते हैं। आपके पास चैट में आ जाता है ये नोटिफिकेशन। अच्छा। और इस तरह से होगा कि अब जैसे आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं ना, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि यूज़र नेम सिर्फ आपका शो होगा, और शनाख्त उस तरह से आपकी नहीं आएगी, नेम वगैरह भी और उस तरह से। लेकिन ये बहुत अच्छा फीचर है, आहिस्ता आहिस्ता आपके इंट्रोड्यूस हो रहा है, सबके मोबाइल फोन्स में आ भी गया होगा। खैर आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, सेटिंग्स के बाद अकाउंट्स में जाना है। अकाउंट्स के अंदर आपके होंगे ऐड अकाउंट्स, पास की, चेंज फ़ोन नंबर। अच्छा ठीक है, इसमें शायद मेरा भी अपडेट होने वाला होगा, लेकिन सेटिंग में आप अकाउंट्स के अंदर जाएंगे, अकाउंट्स के अंदर आपका यूजर नेम होगा। चलिए बिल्कुल जी, वैसे आपकी चैट में नोटिफिकेशन खुद ब खुद भी आ जाएगा, आपको इतनी लंबी उसमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं यूरोप के बाद अमेरिका में भी खतरनाक गर्मी की वार्निंग जारी कर दी गई है। जी हाँ, अमरीकी नेशनल वेदर सर्विस ने वस्ती और मशरकी रियासतों में रवां हफ्ते टेम्परेचर 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई की है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गर्मी की लहर कई दिन तक बरकरार रहेगी और आइंदा जुम्मे को उस वक्त अपने अरूज पर होगी जब यौम आज़ादी की तवील तातीलात शुरू हो जाएंगी। मंगल से हफ्ते तक दर्जनों शहरों में रोजाना के ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर के रिकॉर्ड टूटने या फिर बराबर होने का इम्कान है,
और अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका में शदीद गर्मी सबसे जानलेवा मौसमी खतरा समझी जाती है। सरकारी जो अदाद-ओ-शुमार आए हैं उनके मुताबिक हर साल गर्मी से होने वाली अमवात की तादाद औसतन आप ये कहें कि समुद्री तूफानों या फिर आसमानी बिजली से होने वाली मजमूई अमवात से भी ज़्यादा होती है। और अमरीकी महकमा मौसमियात ने यह भी खबरदार किया है कि मगरबी अमरीका के बड़े हिस्से में जंगलात में आग लगने के खतरात भी अब बढ़ गए हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए यूरोप में हीट वेव्स के हवाले से, तो मजीद एक हफ्ता जारी रहने की पेशगोई कर दी गई है। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि जैसा कि हमने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था, बात की थी, आगे चलकर भी इस पर बाकायदा एक सेगमेंट करने वाले हैं कि यूरोप में हीट वेव से एक हफ्ते में 1300 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। और इटली में कल शदीद गर्मी का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक में रेलवे सर्विसेज मुतासर हुई हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक यूरोप में टेम्परेचर आलमी औसत के मुकाबले में दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। इस वक्त तकरीबन 15 करोड़ अफराद शदीद गर्मी की जद में आ चुके हैं। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ये सिर्फ यूरोप की कहानी नहीं है, ये एशिया की भी कहानी है। एशिया के साथ साथ ये अमेरिका की भी, जिस कॉन्टिनेंट में आप चले जाएंगे वहाँ पे आपको मामूल से ज़्यादा गर्मी नज़र आएगी। और उसकी सबसे बड़ी वजह आपका क्लाइमेट चेंज है। जिस तरह से आपने यूरोप की बात की, अब थोड़ा सा पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान के मौसम की बात करते हैं, जहाँ सख्त गर्मी के बाद बारिश का इम्कान भी सामने आ रहा है। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में जुलाई के पहले हफ्ते के दौरान मानसून बारिशों की पेशगोई करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, गरज चमक, अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग से खबरदार किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 जून की शाम या फिर रात से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है। बहीरा अरब से मरतूब हवाएं मुल्क के मशरकी और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं, जबकि 2 जुलाई से खलीज बंगाल से भी मरतूब हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों का रुख करेंगी। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद है जवाद मेमन साहब, वेदर एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच जवाद साहब फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आज भी जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि 32 था टेम्परेचर और फील्स लाइक 37 आ रहा था। तो सर, ये इतनी ज़्यादा, ये एकदम से शदीद गर्मी इंटेंसिटी इसकी इतनी ज़्यादा क्यों हो गई है? क्या हम इसको कुदरती अमल ही समझें या फिर ये भी क्लाइमेट चेंज का किरदार है इसमें? देखें, एक तरीके से तो ये कुदरती अमल ही है, क्योंकि अब मानसून की आमद है और जिस तरह आपने बताया भी कि मानसून बारिशों का जो है वो आगाज़ होने जा रहा है बहुत जल्द। स्पेशली इन दिनों पंजाब के इलाकों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हब्स है, क्योंकि बहरा अरब से नामालूद हवाएं कंटिन्यूसली जो है वो उन इलाकों में इस वक्त फ्लो कर रही हैं। और आज शाम या रात से मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो मुल्क में दाखिल होगा बलाई इलाकों में, तो वहाँ पर जो है वो पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जबकि जो मेजर स्पेल है मानसून बारिशों का, जो पहला स्पेल हम देखेंगे वो इंशाल्लाह 1 जून की शाम या रात से लेके तकरीबन 5 से 6 जुलाई तक जो है ये चलेगा। और बाकायदा जो है वो मानसून का जो है वो बारिशों का आगाज़ हो जाएगा। मानसून का सीज़न जो है वो हमारे मुल्क में शुरू हो जाएगा और मुल्क के बड़े हिस्से में जो है ये आने वाला जो स्पेल है वो अच्छी बारिशों का उम्मीद लेके आएगा। सही। और ये बताइएगा कि जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हम शिद्दत देख रहे हैं, इंटेंस वेदर देख रहे हैं, ना सिर्फ इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, मैं पिछले दिनों मरी की बात करूं, बालाई इलाकों की बात करूं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी थी वेदर में। जहाँ का वेदर नॉर्मली 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता था, उसकी इंटेंसिटी बढ़ के तकरीबन अब 36-37 तक पहुँच चुका है। जो जहाँ पे 36-37 होता था वो 40 तक पहुँच चुका है। जो मानसून की बारिशें होंगी इससे इस टेम्परेचर में कमी आएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि उसमें टेम्परेचर में तो कमी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं हब्स इतनी ज़्यादा हो जाती है, जैसा गज़ल ने इब्तिदा में बात की कि फील्स लाइक 48 भी होना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल, देखें, इसमें जो है वो बहुत जल्द जो है वो फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। बेसिकली इसकी वजह यही होती है कि मानसून की वजह से जो हमारे रेगुलर पैटर्न्स होते हैं इन इलाकों में, जो विंड पैटर्न्स होते हैं, वो टोटली जो है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। इन दिनों जो है वो पंजाब के जिन जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं, स्पेशली लाहौर, फैसलाबाद के इलाकों में, तो रात के टाइम भी फील्स लाइक टेम्परेचर जो है वो 45 या 50 तक जा रहा होता है। पिछले 2 से 3 दिन से हम इसी तरीके की सिचुएशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर इन दिनों हवा का जो पैटर्न है वो काफ़ी हद तक तब्दील हो रहा है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि अब आहिस्ता आहिस्ता मानसून हवाएं जो है वो इन इलाकों में दाखिल होना शुरू होंगी। तो जैसे ही इंशाल्लाह बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, हब्स की शिद्दत में भी बड़ा रिलीफ मिलेगा और टेम्परेचर में भी जो है वो नुमाया कमी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा जवाद साहब, मुझे ये बताएं कि अब जिस तरह से ये सिलसिला एक चल चुका है और क्लाइमेट चेंज से पूरी दुनिया इफेक्ट भी हो रही है, ये ग्लोबल इशू है एक, तो इसमें फिर हम ऐसे ही देखेंगे आगे फ्यूचर में भी, आने वाले सालों में भी, कि गर्मी इसी तरह से बढ़ती जाएगी, उसका दुरानिया भी और शदीद होती जाएगी?
अब बिल्कुल देखें गजल, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको पता है क्लाइमेट चेंज की जो बुनियादी वजह है वो राइजिंग टेम्परेचर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब। चाहे हमारा रीजन हो, चाहे जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले यूरोप के हवाले से बात करी, यूएसए के हवाले से बात करी, मतलब पूरी दुनिया के कोई भी खित्ता आप उठा लें, कोई भी कॉन्टिनेंट आप उठा लें, हर जगह जो है वो टेम्परेचर इस वक्त अबव नॉर्मल चल रहे हैं। और हर गुजरते साल के साथ जो है वो पिछला गुजरा हुआ साल जो है वो हॉटेस्ट ईयर जो है वो क्लेम कर दिया जाता है। जिस तरह 2024 हॉटेस्ट ईयर ऑफ द वर्ल्ड था, उसके बाद 2025 आया, 2026 में भी अभी हम देख रहे हैं इस दफा तो यूरोप में तो इंतहाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है वो हीट वेव का सिलसिला हम देख रहे हैं। तो जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे टेम्परेचर तो कंटिन्यूसली राइज हो ही रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जब इस तरीके की हीट वेव का ये जो सिलसिला है ये बढ़ेगा, इनकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, और फिर इसके साथ जो जुड़े मसले मसाइल हैं, जिस तरह आपने बताया कि अभी हजारों अमवात भी हो गई हैं यूरोप के इलाकों में, ये सिलसिला जो है वो अल्लाह खैर करे कि आने वाले सालों में हम मजीद देख सकते हैं इस तरीके की सिचुएशन। अच्छा जवाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये सिर्फ हम गर्मी के सीज़न में नहीं देखते हैं जब मौसम गर्म होता है, ये सर्द मौसम में भी हमें इस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ नज़र आती हैं। और ये एबनॉर्मल वेदर इस वक्त पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है कि जब सर्दी होती है वो भी अपने रिकॉर्ड तोड़ती है, गर्मी होती है वो भी अपने रिकॉर्ड तोड़ती है। सो इसके हवाले से एक तो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है ही है, लेकिन दूसरा जो हम अक्सर सुनते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दरख्तों को उगाया जाए, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा ज़मीन को ब्राउन कर दिया है वहाँ पे अगर आप साथ ही अपने घर के इर्द गिर्द दरख्त को उगा लें तो वो शायद आपका टेम्परेचर कहीं ना कहीं से कंट्रोल हो सकता है। ये इस हवाले से भी क्या हमें आगाही की ज़रूरत है? बिल्कुल हसनैन भाई, बहुत ज़्यादा आगाही की ज़रूरत है, और बहुत वाइड स्प्रेड लेवल पे जो है वो इसकी ज़्यादा ज़रूरत है हमें। इसकी वजह ये कि जिस तरह आपने बताया ना कि सर्दियां भी एक्सट्रीम होती चली जा रही हैं, सिर्फ गर्मी सर्दी नहीं, कोई भी आप सीजन उठा लें, अगर वो गर्मी का सीजन है तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो जाता है, सर्दी का सीजन है तो सर्दियां आजकल आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ सालों से इनका जो दौरानिया है वो काफी हद तक लिमिटेड हो गया है, सुकड़ गया है सर्दी का सीजन। लेकिन जो सर्दी का सीजन आता है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता चला जाता है। सिमिलरली अगर हम बारिशों के हवाले से बात करें तो पिछले 5 साल 6 साल में हम देखें कि कितनी ज्यादा फ्लडिंग सिचुएशन सिर्फ हमारे रीजन ने ही देख ली है, कितने बड़े बड़े सैलाब जो है वो आना शुरू हो गए। लास्ट ईयर हमने देखा कि पंजाब और सिंध में पांचों के पांचों दरियाओं के अंदर जो है वो बड़े पैमाने पे सैलाब हमने देखा। इस साल उम्मीद है कि बारिशें जो है वो मामूल या मामूल से कम हो सकती हैं, तो ये जो थोड़ा सा सूखे का मौसम हम देखने वाले हैं, हो सकता है किसी इलाके में इसकी वजह से भी कोई एक्सट्रीम इवेंट हो जाए। तो कोई भी मौसम हो, बारिशें हो, सर्दी हो, गर्मी हो या ड्राउट का सूखे का मौसम हो, वो एक्सट्रीम होता चला जाता है, और इसके हवाले से आगाही जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। बहुत नीचे लेवल से यानी कि स्कूल लेवल से अगर हम बताना बच्चों को शुरू करें तो आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वही जो है वो इस हवाले से एक तो इस सिचुएशन को अडॉप्ट करेंगी और फिर इसके सोल्यूशंस की तरफ भी जाएंगी। सही। और कराची के वेदर के हवाले से बताएं कि वहाँ क्या सूरत हाल है और वहाँ भी बारिशों का कोई इम्कान है? देखिए कराची का अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो है वो काफ़ी हद तक प्लेजेंट है, बेहतर हो चुका है। समुद्री हवाएं जो है वो काफ़ी अच्छी रफ्तार से चल रही हैं, और अक्सर अब जो प्री मानसून या जो मानसून के करीब का जो कराची का जो वेदर होता है, रात में और सुबह सवेरे गहरे समुद्री बादल होते हैं। कल रात से जो है वो शहर के कई इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी, कहीं लाइट रेन का सिलसिला जारी है, और ये जो सिलसिला है ये अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसी तरीके से रहेगा। ये कराची का एक टिपिकल वेदर है जो मानसून सीजन में हम देखते हैं कि गहरे समुद्री बादल होते हैं और इनके जेर असर कहीं ना कहीं हल्की फुल्की बारिश, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाती है। लेकिन फिलहाल ये जो स्पेल आ रहा है जो मुल्क के बड़े हिस्से में बारिशें देगा, इसके एसएच कोई इफेक्ट जो है वो कराची या इसके आसपास के इलाकों में नहीं है। फिलहाल कराची वालों को अच्छी मानसून की बारिशों के लिए जो है वो इंतजार करना पड़ेगा, और ये भी दिमाग में रखना है कि इस साल जो बारिशें हैं मानसून की वो मामूल या मामूल से कम रहेंगी। बारिशें होंगी जरूर लेकिन थोड़ा सा मामूल से कम हम बारिशें देखेंगे, इंतजार थोड़ा सा लंबा मजीद और होगा। अच्छा जवाद साहब, क्योंकि आप वेदर के ऊपर भी नज़र रखते हैं बड़ी गहरी, और उसके अलावा क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर पूरी दुनिया की बात कीजिए तो हम सिर्फ 1% उसका कंट्रीब्यूट करते हैं, और कहीं ना कहीं इसका हम ये कहते हैं कि शायद यूरोप से या फिर अमेरिका से इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। अब मुझे ये बताइएगा कि क्या हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनमें ये थिंकिंग मौजूद है कि हमारा जिस तरह से आज से अगर 20 साल पहले की बात कीजिए तो बहुत बड़ा एक ग्रीन बेल्ट होता था, अब वो ग्रीन बेल्ट ब्राउन बेल्ट में तब्दील हो चुका है। हर जगह पे हम देखते हैं कि ज़मीनों को ब्राउन किया जा रहा है, उसके ऊपर एक कंक्रीट जंगल हम देखते हैं। सो इसको अब हमें कंट्रोल करके किसी तरह से हाई राइज की तरफ नहीं जाना चाहिए कि अब जो हो चुका वो हो चुका, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा हाई राइज की तरफ होना चाहिए ताकि हमारा जो ग्रीन बेल्ट है वो मुतासिर ना हो। बिल्कुल हसन भाई, देखिए नॉर्मली जब किसी भी बड़े शहर को आप देखते हैं या डेवलप कंट्रीज को आप देखते हैं
तो वहाँ पर शहर जो है ना वो फैलते नहीं है, वो वर्टिकली जो है वो राइज करते हैं। जिस तरह आपने हाई राइज की बात करी, किसी भी बड़े शहर को आप देख लें, वहाँ की पहचान ही हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं। बेसिकली बात यही होती है सारी कि उस सारी चीज़ों को जो है वो लिमिटेड एरिया जो हमारे पास अवेलेबल है उसे एक तो कंट्रोल करना है। सेकेंडली ये कि हमारे पास ऑलरेडी अगर रेशो देखा जाए कंपेयरिंग टू अदर जो बिग सिटीज़ हैं या बड़ी जगह डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो रेशो है वो हमारा रेशो उनसे कहीं ज़्यादा कम है ग्रीनरी के मामले में। स्पेशली जैसे कराची जैसे बड़े शहर हैं, लाहौर जैसे बड़े शहर हैं, यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस रेशो को कायम किया जाए, वरना आने वाले सालों में जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है और जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंक्रीट के जंगल हम बनाए चले जा रहे हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन करना, तरक्की करना बहुत अच्छी बात है, हम सबकी ज़रूरत भी है और हम सबका हक भी है। लेकिन उसके रिबेटल में अगर आप एक दरख्त को उसकी जगह से हटा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो शायद उसकी रिबेटल में आपको वहाँ पर 2 से 3 दरख्त के लिमिटेड एरिया में जो है वो उसके हवाले से भी इक़दाम करना ज़रूरी है, वरना आने वाले सालों में ये जगहें जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएंगी। शहरों में, इस तरीके के शहरों में रहना जो है वो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जवाद साहब, फिर यही मसला है ना, फिर हम ये दुरुस्त तौर पर कह सकते हैं, जिस तरह हम बात कर रहे होते हैं अर्बन इजलैंड हीट इफेक्ट, जिसमें हम देख रहे होते हैं कि दही इलाकों के मुकाबले में शहरी इलाकों में, क्योंकि ज़ाहिर है फिर यहाँ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरह से नहीं है कि जो इस तरह की हीट वेव्स को, इस तरह की इंटेंस वेदर को बर्दाश्त कर सके। क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो सड़कें हैं या फिर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो सड़कों के ऊपर इस्फॉल्ट होता है, वो सारा दिन सूरज की जो रोशनी है उसको जज्ब करता है, और फिर रातें आप देखें, रात को वो खारिज हो रही होती है और फिर रातें भी गर्म हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का मतलब ही यही है कि जिस तरह ये मेनली जो है वो बड़े शहरों में ही होता है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान के कई बड़े शहर हैं, यहाँ पर हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट देखते हैं और देखते चले आ रहे हैं। और आने वाले सालों में जैसे जैसे जिस तरह आपने पहले भी डिस्कस किया कि हर गुजरता साल जो है वो पिछले साल से गर्म होता चला जा रहा है। कोर रीजन क्या है कि वो टेम्परेचर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होते चले जाएंगे, जो हमारा कंक्रीट है, जिस तरह हमारे एसफेल्ट रोड्स हैं, ये और उस गर्मी को जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे और ओवरऑल जो पूरा इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, जिसका यही जैसे कहा जाता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे शहरी इलाकों में अगर ये टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा, फिर देखें उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम शहरी क्या करते हैं, एयर कंडीशन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। एक तो उससे आपके इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्सेज पे आपके जो है वो बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। फिर जो एयर कंडीशन आपको पता है, उनके जो आउटर्स होते हैं उनमें से गर्म हवाएं जो है वो अलग खारिज हो रही होती है। तो ये फिर कैस्केडिंग इफेक्ट और बनता है। ना सिर्फ जो है वो टेम्परेचर राइज हो रहे हैं, बल्कि जिस तरीके से हम अपनी गाड़ियों में एसी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, घरों में ऑफिस में एसी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं उस इफेक्ट को कम करने के लिए। लेकिन जो हमारा आउटर एटमॉस्फेयर होता है वो गर्म हवाओं से और मजीद जो है वो उसमें एम्प्लीफिकेशन आना शुरू हो जाती है। वो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी दुबई वाला काम होगा सर, कि बस आपके घर के अंदर भी एसी है, उसके बाद आपने गाड़ी को ठंडी करके उसमें बैठना है। मतलब मैं आपको कल की बात बताऊं कि मैं वाले साहब जा रहे थे, तो मैंने कहा रुकिए ज़रा, मुझे पहले जो है ना गाड़ी, क्योंकि कारपोच में नहीं थी, तो मैंने कहा इसको ठंडी करने दें। उसके बाद हम कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे तो हम बकाला कहते थे, यहाँ पे किसी दुकान पे या शॉप पे जा रहे हैं, वहाँ पे भी एसी है और साथ में मतलब कि पूरा। और लेकिन वो जो आप कह रहे हैं ना कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बाहर भी तो उसने आउटर में भी तो गर्म हवाएं खारिज करनी है। सो मुझे ये बताइएगा कि अब तो बैक टू द टॉपिक, ये जो 30 जून को जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बारिशों का स्पेल होगा जवाद साहब, ये एग्जैक्टली, सो ये कितना ज़्यादा इंटेंस होगा? क्या इसमें 3-4 दिन हम बारिशें देख सकते हैं या नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए ओवरऑल आज से जो है वो मगरिबी हवाओं का जो सिस्टम वो जो बलाई इलाकों में दाखिल हो रहा है, उससे जो है वो बारिशें होना शुरू होंगी, उसके और बहरा अरब से आने वाली नम आलूद हवाओं के इंट्रैक्शन से। तो ज़्यादातर इसका जो इफेक्ट्स है वो हम नॉर्दर्न एरियाज में देखेंगे। केपी के, जीबी के इलाके हैं, कश्मीर के हमारे इलाके हैं, वहाँ पर आज शाम रात से जो है वो ये गरज चमक के बादल बनना शुरू हो जाएंगे। कई इलाकों में आंधी का खदशा भी मौजूद है, क्योंकि इस वक्त जो ग्राउंड कंडीशन है बहुत ज़्यादा हीटेड है। स्पेशली पंजाब के इलाकों में जो है वो तेज़ गर्द आलूद हवाएं, आंधी का सिलसिला रह सकता है। उसके साथ साथ जो है वो 2 तारीख से तकरीबन जो है वो खलीज बंगाल से भी मानसून की जो हवाएं हैं वो दाखिल होना शुरू हो जाएंगी। तो ओवरऑल आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान जो है ये हमारे तमाम तो नॉर्दर्न एरियाज, पंजाब के अक्सर एरियाज, बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा और अपर सिंध के जो एरियाज हैं, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद के जो एरियाज हैं, यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिशें हैं, तेज आंधी है, गर्द आलूद हवाएं हैं। और जो थोड़े से पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर चंद एक इलाकों में जो है वो ज़ालाबारी भी हो सकती है। हमारे पोटोहार रीजन है,
और जो नॉर्दर्न एरियाज हैं। सही। अच्छा जवाद साहब, चूंकि आपके इसके ऊपर रिसर्च है, आप काम करते हैं, आपकी गहरी नज़र है, ये जो हमारे फ़ोन वगैरह पे आ रहा होता है वेदर प्रिडिक्शन, हम देख रहे होते हैं कि आगे वेदर किस तरह से होगा। जैसे अभी आपने कहा कि ये स्पेल आगे जुलाई तक भी जारी रह सकता है, लेकिन अगर हम अपने फ़ोन में इसको देखते हैं तो उसमें तो सिर्फ एक दिन का वेदर, अगर बारिश आ रही है तो आगे तो फिर धूप ही वगैरह आ रही होती है, तो ये किस तरह से चेंज होता है? देखिए बेसिकली ये जितनी भी वेदर ऐप्स होती हैं ये डिफरेंट मॉडल के ऊपर बेस्ड होती हैं। कुछ वेदर ऐप्स जो हैं वो जीएफएस अमेरिकन मॉडल के ऊपर बेस्ड होती हैं, कुछ जो हैं वो ईसीएम यानी कि यूरोपियन मॉडल के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो ये बेसिकली ये मॉडल जो है वो हर 6 घंटे 12 घंटे या मैक्सिमम 24 घंटे में जो है ना वो तब्दील होते चले जाते हैं। अच्छा। तो जैसे जैसे सिस्टम करीब आता है, जैसे जैसे मॉडल्स की कैलकुलेशन जो है वो चेंज होती चली जाती है, उसी के साथ साथ जो आपकी वेदर एप्लीकेशंस होती हैं वो भी जो है वो चेंज होती चली जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो इस तरीके की वेदर एप्लीकेशन होती हैं इनमें लॉन्ग रेंज जो फोरकास्ट होती है यानी कि 9-10 दिन की जो फोरकास्ट होती है उस पे जो है वो बिल्कुल भी भरोसा ना किया करें, क्योंकि ये बहुत लंबी दूरी की फोरकास्ट होती है और अक्सर औकात ये होता है कि जब वक्त आता है तो वो टोटली 100% चेंज हो चुकी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वक्त बात करूं तो 9 से 10 जुलाई के आसपास जो है वो मुख्तलिफ वेदर ऐप्स जो है वो इस वक्त कराची में अच्छी बारिशें दिखा रही हैं, लेकिन जो चीजें नजर आ रही हैं, जो डिफरेंट पैरामीटर्स हम देख रहे हैं, शायद वो इस तरीके का स्पेल जो है वो कराची में बिल्कुल ही गायब हो जाए। फिलहाल 9-10 के आसपास जो है वो कोई ऐसी बारिशें ही ना हो, लेकिन क्योंकि मॉडल जो है वो अलग अलग कंप्यूटिंग एल्गोरिथम्स पे चल रहे होते हैं तो ये ऐप्स जो है वो इस तरीके की चीजें दिखा रही होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे स्पेल करीब आएगा वो अपडेट होती चली जाएंगी और फिर उम्मीद है कि आपके एरिया वाइज जो है वो मौसम उसमें हल्की फुल्की एक्यूरेसी आ जाती है। सही हो गया जवाद भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि सूरत हाल के हवाले से हमें बता रहे थे, साथ में हमने क्लाइमेट चेंज के हवाले से और बहुत से टॉपिक्स थे जिनको हमने जवाद साहब के साथ कवर किया है। खवातीन और ज़ात यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।